हाँ बच्चों, हम इस वाले क्वेश्चन में थे। मैंने कहा था करके लाना, कुछ लोगों ने तो शायद कर भी दिया था उसी टाइम। बोलो। यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। अच्छा ठीक है, तो अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन टर्म कन्वर्ट करने का एक दूसरे में वही लॉजिक है कि जो चीज दी है उसको लिखेंगे और डिनोमिनेटर को 1 एज्यूम करेंगे, और एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मींस वाटर, लेट्स एज्यूम दिस एज 1। सो टोटल मोल्स अगर 1 है तो यूरिया के मोल्स हमने फिक्स कर दिए कितने? 0.2। यस। अब हमारा ध्यान तो हमेशा ये होता है कि निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना क्या है। तो निकालना ये मोलैलिटी है, तो उसमें न्यूमरेटर अपना आ चुका है क्योंकि सॉल्यूट यूरिया है। लेकिन नीचे क्या चाहिए होता है मोलैलिटी में? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब ये बताओ, टोटल मोल्स में से अगर सॉल्यूट के मोल्स सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएंगे, और वो सॉल्वेंट यहाँ वाटर है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। तो मोल्स ऑफ वाटर बच्चों 0.8। किस किस को समझ में आ गया? तो बताओ इसका गिवन मास क्या हो जाएगा बेटा? 18 0.8 into 18। ये आया। अब तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया ना, मोल्स पता चल ही गए। तो अब बताएं सब लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास मास ऑफ ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। बट इन केजीज, तो ऊपर आ जाएगा 1000। नाइन 13.9। सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी हो गई है, बट कुछ बची है, जैसे एक पार्ट्स पर मिलियन। हाँ बोलो सर। आज का लेक्चर कहाँ स्टार्ट हुआ? बस अभी हुआ है बेटा, ये तो पिछली बार का होमवर्क था जो लास्ट क्वेश्चन वो सॉल्व करा है मैंने। अब पहला पढ़ा रहा हूँ बस। दो कंसंट्रेशन टर्म्स ये, और फिर आ जाएंगे मोलैरिटी को एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। एक क्लास लगती है, करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। और फिर हम कंप्लीट नेक्स्ट टर्न पे वी विल डिस्कस ऑल द रिमेनिंग मॉड्यूल, जो भी बचा है, चाहे पूरी क्लास लग जाए, ठीक है। आई होप कि लास्ट टर्न का होमवर्क जो 2021 22 मैंने लिखे थे वो सबने करा कंसंट्रेशन टर्म्स का। यस यस। यस सर। ठीक है, ये कल के टेस्ट में तो कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आ रही ना? कल के टेस्ट में आ रहे हैं बट क्वेश्चन कम है, मेनली स्टोइकियो है। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए। पूछो, ऐसे पूछो चलो। सर क्वेश्चन था, अ सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन यील्ड 448 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP। तुमने मेरे से पूछा था बेटा व्हाट्सएप पे, और मैंने तुम्हें यस रिप्लाई सर। और सर एक बार करके बता दीजिए। ये हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं क्लास में, मॉड्यूल का क्वेश्चन। मॉड्यूल का क्वेश्चन। ठीक है, ये उसने कहा कि बताओ कितना मास इसका डिकम्पोज करना चाहिए जिससे मुझे इसका 448 ml ऑफ O2 मिल जाए STP पर। चलो, तो मैंने क्या कहा है, सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में, अभी मैं सारा रिवाइज करा दूंगा आज, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा पढ़ा दूं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, लास्ट में रिवाइज करा दूंगा। देखो मैं अभी करा दूं। ये बताओ, जब सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम होता है तो मैंने क्या कह रखा है, रिएक्शन को बैलेंस करो, ठीक है, बैलेंस करो पहले तो, और फिर सपोज करो इसके A मोल्स आपने माने, तो आप इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो और इसे 0 कर दो। यहाँ सब जगह पहले वो लिख लो और फिर लास्ट में इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। तो बताओ इसका मतलब O2 के कितने मोल बनेंगे? 3A/2 और KCl के A, ठीक। या फिर सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में हम कुछ भी करें,
किसी भी एलिमेंट पे POAC लगा सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. अगर हमसे बैलेंसिंग ना हो रही हो, ये नहीं कि बैलेंसिंग भी कर दो POAC भी लगा दो, मजे आ रहे हैं बस बैलेंसिंग करके, दोनों मेथड से करो, नहीं नहीं, है ना। अगर आपको लगे नहीं हो रही बैलेंस, या फिर सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट कंजर्व्ड है, ग्रेविमेट्रिक वाले क्वेश्चन हमने करे थे, याद करो, ठीक है। तो बेस्ट सुटेबल मेथड रहता है POAC। हालांकि सिंगल रिएक्टेंट या मोर देन वन रिएक्टेंट में बेस्ट मेथड रहता है जो मैंने अभी बताया, रिएक्शन बैलेंस करके। बट मोर देन 2 रिएक्टेंट्स में अगर आपको क्वेश्चन करना है, सपोज करो कि ऐसे, ठीक है, तो जो इसके गिवन मोल्स हो, सपोज करो इसके 10 है, इसके 20 है, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, छोटी क्वांटिटी को 0 करो और छोटी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करो बड़ी क्वांटिटी से, और हर प्रोडक्ट के नीचे लिख दो, और लास्ट में स्टोइकियो से मल्टीप्लाई करो। मतलब सेम स्टेप जो यहाँ करा वही काम यहाँ, और जो खत्म हो गया उसे लिमिटिंग रिएजेंट लिख लो। नेवर यूज POAC, ठीक है, POAC मैंने रिकमेंड नहीं किया था यहाँ मोर देन वन रिएक्टेंट सिस्टम में, जब तक ऐसा क्वेश्चन ना हो जहां ये लिखा हो कि बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड। याद आया? Yes, sir. Both are complete consumed, और अगर एयर में कुछ बन, Yes, sir. हाँ, पैरेलल रिएक्शंस थ्रू POAC हमने करा था। Yes, sir. yes, sir. एक तो वो IIT Yes, का sir. बहुत बढ़िया कंसेप्ट, ठीक है। और अगर किसी सब्सटेंस को, सल्फर है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, उठा के बर्न कर दो एयर में और उसका ऑक्साइड नाइट्राइड बना दो, तो ऑब्वियसली ऑक्साइड नाइट्राइड अगर बन रहे हैं, एयर से बन रहे हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो यही होगा ना, ये तो एक्सेस में होंगे। तो इफ वी नो लिमिटिंग वी कैन अप्लाई POAC ऑन लिमिटिंग, ठीक है। एक्सेस पे अगर POAC लग जाएगा तो वो गलत आंसर देगा। ये बेटा एक रिवीजन हो गया तुम्हारा, ठीक है। और कुछ जो छूटा हो मैंने अभी रिवाइज ना, सीक्वेंशियल में आपको क्या करना होता है, ब्रिजिंग एलिमेंट को, आपको ब्रिजिंग एलिमेंट को उठा के अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, और ब्रिजिंग एलिमेंट के मोल्स यहाँ से यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लेना, और कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ स्टोइकियोमेट्री x है, यहाँ y है, इट विल नॉट अफेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट ब्रिजिंग एलिमेंट। अगर किसी और एलिमेंट के रिएक्टेंट के मोल्स की चर्चा नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको एक्सेस में ले लो या अप्रोप्रिएट अमाउंट में ले लो, और जिसके मोल्स रिएक्टेंट के दिए हैं उससे प्रोडक्ट बना लो। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और उसके बाद सीक्वेंशियल के बाद परसेंटेज यील्ड का एक आध क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। क्या कि प्रोडक्ट के लिए ये टर्म होती है, आप थ्योरेटिकल जो आंसर निकालते हो उसमें ये थ्योरेटिकल मास या मोल्स ऊपर एक्चुअल रख दो, नीचे थ्योरेटिकल रख दो मास या मोल्स, इनटू 100 ये परसेंटेज यील्ड आ जाती है। एक क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन इनका सॉल्व कर दूं, नहीं तो ये नाराज होंगे बहुत ज्यादा है। 3a/2, ठीक है। बताओ अगर इसके a मोल्स मैंने लिए तो इसके 3a/2 मोल्स मिलेंगे कि नहीं? अब 3a/2 उसने डायरेक्टली दिया कि इनडायरेक्टली दिया? इनडायरेक्टली दिया ना। Yes, sir. तो बताओ a आ जाएगा? Yes, sir. ए आ जाएगा तो अपने मोल्स जो KClO3 के लेने पड़ेंगे वो आ जाएंगे, फिर इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 122.5 से, तो गिवन मास आ जाएगा जो इसका लेना पड़ेगा। तो बहुत इजी होते हैं ये सब, ठीक है। चल कभी कभी क्या होता है बच्चों कि सॉल्यूट की मात्रा इतनी कम होती है, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर में जैसे हम नापते हैं, तो जो पानी में जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जैसे CaCl2, MgCl2, वो इतने कम होते हैं, मिलीग्राम्स में होते हैं, माइक्रोग्राम्स में होते हैं, ठीक है, कि हम अगर उनमें परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज में मजा नहीं आएगा। सपोज करो मैं तुमसे कहूँ कि 1 kg वाटर
contains 2 milligram CaCl2। तो बताओ कितना परसेंटेज बाई मास है। तो तुम कहोगे सर 2 इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये बताओ, ये तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴% आया। यस सर। तो ये रिपोर्टिंग उतनी मजेदार नहीं लगती हमें, ठीक है। तो ऐसी रिपोर्टिंग में जब सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में हो, मिलीग्राम्स में, माइक्रोग्राम्स में, तो हमें उसकी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए एक सैंपल को बड़ा करना पड़ता है। मतलब 100 ग्राम में सॉल्यूट मत बताओ, अब 10⁻6 ग्राम में बताओ, मतलब 10 लाख में बताओ, तो वो अप्रिशिएबल देखने में लगेगा। मतलब पार्ट्स पर मिलियन आप क्या लिख सकते हो, बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 10⁻⁶. यस इनटू 10⁻⁶। ठीक है। अब ये बताओ कि इस नीचे वाली क्वांटिटी को, एक बात ध्यान देना सब लोग, इस नीचे वाली क्वांटिटी को मैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिखूंगा वैसे तो, बोलो। यस सर। लेकिन ये बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होगा कि नहीं सॉल्वेंट के मास से। यस सर। ठीक है। तो ये बताओ इस पूरे टर्म को मैं मास ऑफ सॉल्वेंट ले पाऊंगा, ले सकता Yes, हूँ? यस सर। ठीक है। अगर ये चीज नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आ गया बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट के। तो आप नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट रख सकते हो। अब मेरी बात, एक बात और ध्यान से सुन लो। ये बताओ, अगर पानी है सॉल्वेंट, ठीक, जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और सॉल्यूट ना के बराबर है, तो बताओ सॉल्यूट क्या उसकी डेंसिटी को अफेक्ट कर पाएगा? नो सर। है ना। मतलब वी कैन एज्यूम, देखो ये सेंटेंस पढ़ो, when solutes are in very less quantity they are unable to change density of water। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। yes, sir. यानी डेंसिटी ऑफ, हाँ, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर की डेंसिटी हम किसकी डेंसिटी एज्यूम कर सकते हैं? सॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल, सॉल्वेंट की। तो ये बताओ, अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml है, तो ये जो मास है सॉल्यूशन का, इसको क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml नहीं ले सकता? Yes, sir. यस सर। किस किस को समझ में आ गई? Yes, sir. फिर से सुनो, फिर से एक बार सुनो। फिर से बता दीजिए। हाँ फिर से बता रहा हूँ। पहली चीज तो ये कि जनरली पार्ट्स पर मिलियन में या पार्ट्स पर बिलियन भी आ रहा है अभी, मास ऑफ सॉल्यूट इज मच लेस देन मास ऑफ solvent, so mass of solution is equal to mass of solvent only। दूसरी बात कि जब सॉल्यूट इतनी कम क्वांटिटी में होंगे तो वो अनेबल होंगे डेंसिटी को अफेक्ट कर पाए, ना के बराबर। ठीक है। तो डेंसिटी वाटर की क्या होती है? 1। ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की डेंसिटी भी 1 ले सकते हैं। अब ये बताओ, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की हमने 1 ले ली और मास ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 है बच्चों, और मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट है। लिख दूं? Yes, sir. ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन ही लिख देता हूँ चलो अभी। ठीक है। अब ये बताओ कि इसको और इसको बराबर लिया जा सकता है कि नहीं? बोलो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं, कि मैं इस क्वेश्चन में 2 लीटर कर दूं, तो विल इट मेक एनी डिफरेंस? No, sir. No, sir. क्योंकि 2000 ग्राम और 2000 ml एक ही बात है कि नहीं सॉल्यूशन के, अगर डेंसिटी 1 है तो? बोलो। यस सर। ठीक है। तो अब ये सेंटेंस, so if 2 liter solution is given we can assume it as,
अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दो और तो मुझे सर ये तो सिर्फ वाटर के केस में होगा ना? सिर्फ एक्वस। ओके सर। तो फॉर्मूला क्या सर ये नोट करना है। हाँ बेटा, ये आप सब कुछ नोट तो करना ही होता है साथ साथ। अगर सॉल्वेंट अलग हुआ, वाटर नहीं हुआ, तो कुछ और भी हो सकता है ना, मतलब equal नहीं तो होगा। उसके लिए वैलिड नहीं है, फिर उसके लिए वैलिड नहीं है। बस ये बात वैलिड है कि डेंसिटी आप सॉल्वेंट की सॉल्यूशन की सेम ले सकते हो। यस सर, ठीक है, थैंक यू। सर इसमें कोई एग्जांपल है? ये क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व करना है। सर ये पीपीएम से नोट करना है ना? So 2.5. 2.5 आ रहा है। Sir 2.5. 0.5 ppm. 2.5 ppm। 2.5 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अगर तुमसे वो ये कह दे कि 2 kg वाटर कंटेन्स दिस, तो आप यहाँ 2000 लिखने में कोई टेंशन तो नहीं होगी ना? प्लस 0.005 करना लॉजिकल है क्या No, sir. तो भाई? ज़्यादा बड़ा अगर यहाँ वाटर लिख दे, है ना, तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन में प्लस करना पड़ेगा फिर सॉल्यूट का मास, है ना? तो इसमें सॉल्यूट का मास लॉजिकल है ऐड करना। No, sir. No, sir. दूसरी बात, यहाँ अगर 2 लीटर लिख दे तब भी कोई घबराना नहीं है, इंटू 10 की पावर 6। अब बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है? 5 ppm। 0.5. 2.5 आ रही है ना? यस सर। नहीं आया समझ में? यस सर। बस सिंपल है यार, जैसे परसेंटेज में इंटू 100 होता है, यहाँ इंटू 10 की पावर 6 है ना? मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह बस यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हो, क्योंकि इतना दिमाग तो हमारा चलता है कि भाई सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का मास ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि सॉल्यूट ना के बराबर है, बहुत कम है। और अगर दूसरी कंसंट्रेशन टर्म जब, सर यहाँ सॉल्वेंट वाटर ही है सिर्फ? हाँ सॉल्वेंट वाटर ही है, एग्जाम्पल दिया है सॉल्वेंट वाटर का, बट सॉल्वेंट कोई और भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्वेंट अगर वाटर है तो आप मास और वॉल्यूम बराबर ले लेना। ये सिर्फ वाटर के केस में होगा ना सर? हाँ, डेंसिटी 1 बट वाटर के केस में होगी। सर मास और वॉल्यूम को सिर्फ वाटर के केस में बराबर ले सकते हैं? हाँ, चलो अब कभी कभी सॉल्यूट और कम होने लगता है, ठीक है, तो फिर हम किस में रिपोर्ट करते हैं फिर बेटा? 10 की पावर 6 में कि 10 की पावर 9 1 बिलियन में? 10.9. सर 10 ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ Solution or solvent. सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, वेरी गुड, इनटू 10 की पावर 9। ठीक है, वही चीज वैलिड है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ। तो आज सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाएंगे ना? खत्म करने की कोशिश है फिर बेटा मेरी ये चैप्टर आज, जिससे मैं नेक्स्ट टर्न पे डिस्कशन करके फिर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर पे मूव ऑन करके लेके जाऊं। ऑक्सीडेशन लेकिन वो तो ऑर्गेनिक का चैप्टर है ना? नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जो आज आप पढ़ा रहे हैं वो टेस्ट में आएगा? बहुत कम है बेटा कंसंट्रेशन, ज्यादातर स्टोइकियो है। सर कहाँ तक आएगा? आएगा तो देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी आ सकता है, बट इसके कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस कम है काफी, मेरे ज्यादातर पार्ट्स पर मिलियन वाला भी आ सकता है ये सब। चांस बहुत कम है नहीं? अब मेरे से पेपर पूछना चाह रहे हो क्या तुम लोग? नो सर। नो सर। हमें तो सब तैयार रखना है यार, अब क्या 11th की बात है, एक चैप्टर पूरा तो हम तैयार कर ही सकते हैं। बताओ बताओ, कर सकते हैं ना? यस सर।
यस सर। स्टोइकियोमेट्री के लिए अब क्या पढ़ना तुम्हें, जब मैंने इतना टाइम लगा के स्टोइकियो पढ़ा दी, ठीक है, इतना टाइम लगा के इंट्रोडक्शन, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, क्या क्या पढ़ा दिया, एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर, अब वो क्या लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना, ठीक है। सर हाँ सर पेपर का लेवल कैसा है? पेपर का लेवल थोड़ा बेटर है बेटा, पिछली बार से बेटर है। ओके सर इंट्रोडक्शन से आएगा पार्ट? इंट्रोडक्शन से 1-2 क्वेश्चन है बस, एटम मॉलिक्यूल वाले, ठीक है। तो बस इसमें अब मैं और कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, कर लोगे ना इस पे पार्ट्स पर बिलियन पे क्वेश्चन, बोलो Yes, sir. बस, ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए ऊपर वाला। ओके सर। ये टॉपिक मेरे को अच्छा लगता है कंसंट्रेशन टर्म का, बहुत बारी मैं पहले पढ़ा देता था इसे, मोलैरिटी जब शुरुआत करता था, ठीक है। मैंने सोचा कि इस बार पहले तुम्हारी कंसंट्रेशन टर्म्स निपटाऊं, ठीक है, क्योंकि जब मैंने मॉड्यूल का होमवर्क दिया तो उसमें पहले सेक्शन में सारी कंसंट्रेशन टर्म्स थी एक साथ, और फिर लास्ट सेक्शन तुमने देखा होगा करते हुए होमवर्क, एक बचा है ना सेक्शन, Mixture of two liquids. Dilution and concentration. डाइल्यूशन, मोलैरिटी, वो अब है, वो अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सर फॉर्मेलिटी कोर्स में? नहीं कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है। सर टेस्ट कब से होगा सर? टाइम क्या होगा सर टेस्ट का? 3 से 6 आया है ना शायद, क्यों? Yes, sir. 3 to 6. यस चलो पहले तो मैं कैलकुलेशन ऑफ मिक्सिंग पे ध्यान दो। मिक्सिंग 2 और मोर, बहुत सारे मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो मिक्सिंग पे हमें, हाँ बोलो। अरे पूछो, मैं रुक गया, आज सोच रहा था कि जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं भी नहीं बोलूंगा। क्या हो गया, क्लास चल रही है ना? Yes, तो sir. शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया। यस ओके चलो, let's divide this whole topic into 2 parts. Case 1, when no reaction takes place. अब बच्चों ये बताओ रिएक्शन कब नहीं होगी? जब एसिड एसिड मिलाए जाए, बेस बेस मिलाए जाए। तुम कहोगे सॉल्ट सॉल्ट मिलाएंगे सर, तो तब तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बट मैं कहूंगा कि बेटा सॉल्ट सॉल्ट में भी आप नो रिएक्शन का केस मानना, क्योंकि सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वो अगर आपको ऐसा लगता है कि रिएक्शन हो गई है, जैसे कि अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं और आपको लग रहा है कि ये तो NaCl बन गया और Al2SO4 थ्राइस बन गया, तो बेटा ये भी पूरा आयन में है, ये भी पूरा आयन में है, ये भी पूरा आयन में है, ये भी पूरा आयन में है। एक्चुअली ये कुछ बना ही नहीं है, ठीक है। रिएक्शन लिखना अलग बात होती है, बट एक्वस सॉल्यूशन में ये सब आयंस में है। और बताओ हर आयन का मास तो कंजर्व ही रहेगा ना, तो हर आयन के मोल भी कंजर्व ही रहेंगे, अनलेस वन ऑफ द सॉल्ट
precipitates out. अगर कोई सॉल्ट पीपीटी बन जाए, सस्पेंशन बन जाए, तब बात अलग हो जाएगी। नहीं तो हमेशा सॉल्ट के केस में भी आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. एक बार फिर से बता दो। सर एक बार फिर ये से डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से बताता हूँ। तुम आ गए क्या वापस? यस सर। अच्छा चलो, ये बताओ कि इसके अगर AlCl3 के मेरे पास 2 मोल है, ठीक है, तो बेटा Al3 प्लस के मेरे पास जब मैं आयनाइज कराऊंगा, ठीक है, तो ऐसे ही तो कराऊंगा ना आयनाइज। ये तो पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा आयन में आ जाता है। AlCl3 का पानी में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो पूरा आयन है पानी में। तो बताओ 2 मोल अगर मैं इसके लेके चला तो इसके 2 मोल बनेंगे और इसके 6 मोल बनेंगे, ठीक बात। अब ये बताओ ये 6 मोल मैं इसके साथ लिख दूंगा तो क्या वो मोल चेंज हो जाएंगे? नो सर। क्लोराइड का मोल या मास कंजर्व रहेगा ना ड्यूरिंग अ रिएक्शन, या एल्यूमिनियम का या Na+ का या Yes, sir. सल्फेट आयन का? यस सर। Yes, तो sir. अगर मैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट दिखा के ऐसे लिख दूं तो क्या क्लोराइड के आयंस के मोल या क्लोराइड का मास चेंज होगा क्या? No, sir. नो सर। नहीं। तो मैं क्यों इसमें रिएक्शन लिख के, मतलब इसको रिएक्शन लिखूं, फिर ये बनाऊं, फिर इसको आयनाइज करूं, जब मुझे पता है कि क्लोराइड जितना लेके चला था यहाँ भी उतना ही मिलेगा? बोलो। तो मैं करके Yes, भी sir. दिखाऊंगा, इसको दोनों मेथड से करके दिखा दूंगा, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, कि हमने तो इसका मतलब जो पढ़ा था वो गलत तो नहीं था। तो गलत और सही की बात नहीं है, रिएक्शन होना अलग बात है और वाटर में रिएक्शन होना अलग बात है, आयनाइजेशन होना अलग बात है। और अगर किसी सॉल्यूशन में मैं पानी मिला दूं, डाइल्यूट कर दूं, तो बताओ कोई रिएक्शन होगी? No, तो sir. ये चार No, केस sir. ये 4 केस आप कौन से मानोगे? नो रिएक्शन। और सिंपल सी बात है बेटा, एसिड प्लस बेस केस 2 में व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक बात। अब थोड़ा ध्यान दो। Yes, sir. सर सॉल्ट प्लस सॉल्ट एक बार फिर से बता दीजिए। मैं पूरा सॉल्व करूंगा मैं। सर मतलब उसमें रिएक्शन क्यों नहीं होगी? रिएक्शन करके भी करूंगा और विदाउट रिएक्शन भी कर दूंगा, ठीक है। Calculation same रहेगी, conserved है. हाँ, फिर मैं फिर से समझा भी दूंगा, टेंशन मत लो। ये बताओ ऊपर क्या आता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे Volume of solution in Volume of liters. solution and liter. अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ बच्चों। अब मैं इसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख रहा हूँ? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड सिंस मोस्ट ऑफ द टाइम वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर, आज जितने क्वेश्चन करेंगे तो मैं रट जाएगा, तो हम वॉल्यूम को क्योंकि मिलीलीटर में लेंगे, बजाय कि उसे बार बार लीटर में चेंज करें और पॉइंट में गलती करके आए हम वहाँ, तो हम मोल्स के बजाय यहाँ क्या कैलकुलेट करते रहेंगे हमेशा? मिलीमोल्स। ये फॉर्मूला तुम्हें 12th तक यूज होता रहेगा, इसे रट लो, रटा हुआ भी होगा। यहीं पे अगर नॉर्मेलिटी आ जाती है बेटा तो इसको बोलते हैं मिली इक्विवेलेंस, ठीक है, वो भी आ जाएगा थोड़े दिनों में। बट रेकमेंड मैं करता हूँ कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें गलती होने के चांस बहुत होते हैं। खैर, ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? इस फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन अब करते जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते जाने हैं बस। सर बोलो। सर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लास्ट ml में लो तो मोल्स के बजाय आप मिलीमोल्स निकालो और आराम से मिलीमोल्स, और जब फाइनल मोलैरिटी निकालोगे तो मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जब करोगे तो आप ऊपर भी मिलीमोल्स रख देना, नीचे भी वॉल्यूम मिलीलीटर में रख देना, मोलैरिटी आ जाएगी। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उससे क्लियर होगा। सर बात तो वही हुई ना? बात वही हुई।
लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग इतनी बड़ी गलती करके आते हो, ठीक है, कि 20 ml वो वॉल्यूम अगर देता है ना तो तुम इसे 0.2 लीटर ले लेते हो। सर 0.02 लीटर। हाँ, तो अब 0.02 देखते ही घबराने लगते हो। मैं खुद घबरा जाता हूँ। बताओ इसमें अगर 6 मोलर है ना, और ये 0.6 मोलर है, तो हो गई ना गलती। यस सर। मतलब हो गई, मतलब होने के चांस बढ़ गए ना। यस सर। है ना, एक पॉइंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। इस पूरे टॉपिक में बेटा जब मिक्सिंग करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट मानना, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम चलेगा पूरा टॉपिक। सर एक सेकेंड बस। पूछो। सर पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर मिलियन एनसीईआरटी सिलेबस में है? बेटा एनसीईआरटी में एग्जैक्टली दिया है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूंगा, पता होना चाहिए। नहीं दिया है सर। क्या है? नहीं है सर। सर मेरे को क्वेश्चंस दिए हैं। शायद एक आध टॉपिक नहीं क्वेश्चन एनसीईआरटी में। चलो सुनो, ये बताओ, एक पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ रिएक्शन होगी क्या? नो सर। नो सर। नो सर, एसिड प्लस एसिड। एसिड सर प्लस एसिड प्लस एसिड। अच्छा, ये 500 ml है, 0.2 मोलर। ये 300 ml है, 0.2 मोलर। मिला दिया गया, और जैसा कि मैंने बताया कि वॉल्यूम यहाँ पूरे टॉपिक में आपको एडिटिव कर रखना है, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो ये बताओ फाइनल वॉल्यूम 800 ml सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड HCl के मिलीमोल्स कितने हो गए? फटाफट अब ये और ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, बस इसी का तो खेल रह गया अब आज की क्लास। सर 100। 100, वेरी गुड, 100 आयनाइज 100। करना चाहिए। 0 100 100 H2SO4 को आयनाइज करेंगे, ट्वाइस H प्लस 10 सल्फेट आयन। बताओ मिलीमोल्स, फटाक से मिलीमोल। 60। 60। इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। अब ये बताओ कि अगर मुझे H प्लस की मोलैरिटी निकालनी है फाइनल सॉल्यूशन में, तो H प्लस के मिलीमोल्स टोटल मुझे जब मैं मिलाऊंगा तो 220 मिल जाएंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। कहीं से छूटे ना, अगर तीसरा भी कोई एसिड होता ना उससे भी लेने पड़ते, क्योंकि H प्लस की निकाल रहे हैं, ठीक है। यही अगर मैं HCl की मोलैरिटी भी मैंने जानबूझ के इसलिए पूछ ली, ठीक है, उसमें मैं सिर्फ किसके मोल कंसिडर कर लूंगा बच्चों? HCl के, और डिवाइड कर दूंगा बट टोटल वॉल्यूम से। किस किस को बात समझ में आई? यस। यस सर। पहले ये बताओ ये किस किस को बात समझ में आई? कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने लीटर में नहीं वॉल्यूम चेंज करा, तो मैं लीटर में क्यों करूं जब ऊपर मैं मिलीमोल्स ही रख रहा हूं? तो बात तो एक ही है ना, या तो ऊपर भी 1000 से डिवाइड करो और नीचे भी 1000 से डिवाइड करो, बात एक ही है। यस सर। यस सर।
अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। अब बताएंगे सिद्धांत। Yes, sir. क्या लिखूं यहाँ? क्लोराइड की मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। So 100/800. वेरी गुड। क्लोराइड बेटा एक ही जगह से मिल रहा है, Yes, sir. बट वॉल्यूम तो टोटल एडिटिव है ही ना। Yes, sir. ठीक, अब बताएं। एकांश, Yes, sir. सल्फेट। Sir, 60/800. वेरी गुड, बस एक जगह से मिल रहा है। HCl, HCl का मतलब उसको आयनाइजिंग 1/8। 100/800। ये किस किस को समझ में आ गया बच्चे? 1/8। बोलो। H2SO4। Yes, sir. लीटर में रखने का सर क्या रीजन दिया था? मैंने ये कहा 3 था। by 40 मोलर। हाँ एक सेकंड में ये पूरा कर दूं। मैंने ये कहा था बच्चों कि वॉल्यूम अगर आप लीटर में रखोगे तो फिर ऊपर भी मिलीमोल्स को मोल्स में चेंज करोगे, तो बात वही आएगी कि अगर आप नीचे वॉल्यूम ml में ले रहे हो तो ऊपर मिलीमोल्स ले लो। थैंक यू सर। सर बोलो। सर अगर हमें मोल्स फाइंड करने होंगे और हम ml को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर जब फाइनल मिली मोल्स निकलेंगे तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चाहो कर लो, अगर तुम वैसे करना चाहते हो कर लो। एक क्वेश्चन तुम लोग करो। कर। सर 1.4। 0.6, 0.6, 0.6, 0.7, 0.2, 1.4 नहीं।
सर 14/300. 14/300. 14/30. ठीक है. Yes, sir. 0.47. यस. पॉइंट 2 मोलर है क्या? इक्वल वॉल्यूम्स दिए थे तो मैंने वी एज्यूम कर लिए. पहले तो ये बताओ मिक्सिंग के बाद 3V आ गया सबका. यस सर. अब बताओ फटाफट. अब तो उसी फॉर्मूले का यूज है बच्चों. पॉइंट 2V से 0.2V मिल जाएंगे. ये किस किस को समझ में आ गया? यस सर. यस सर. ठीक है. अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर 0.6V. 0.3V से 0.6V मिल जाएंगे. AlOH थ्राइस से थ्राइस हाइड्रोक्सिल आयन 0.2V से 0.6V मिल 0.6. जाएंगे. ये किस सर ये किस सब को? मिलीमोल्स है ना? ये सब मिलीमोल्स हैं क्योंकि मैंने VmL माना है. आप V लीटर मान लो, कोई टेंशन नहीं है इसमें, है ना. तो ये मोल्स हो जाएंगे. ओके सर. हाँ. अब बताओ हाइड्रोक्सिल आयन के टोटल मिलीमोल्स कितने मिले? और टोटल वॉल्यूम मिलाने पर यही आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. सबको आया समझ में? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. डाउट है तो पूछ लेना. एक बात जरा एकदम याद रखना कि पानी अगर हम मिलाएंगे, एडिशन ऑफ वाटर, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट नेवर चेंज. ऑब्वियसली तुम कहोगे हाँ होने भी नहीं चाहिए, पानी मिलाने से क्या. सपोज करो मैं ये कहता हूँ तुमसे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर that must be added to 500 ml of 0.4 molar HCl to decrease its molarity to 0.1 m. ठीक है. तो अब एक ही पानी का एडिशन या पानी का सब्ट्रैक्शन मतलब इवेपोरेशन, एक ही कंसेप्ट लगाना है तुम्हें कि मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम निकाल लो. ये बताओ यहाँ HCl 500 ml है, 0.4 मोलर है कि नहीं? यस सर. ठीक है. लेट VmL वाटर रिक्वायर्स टू बी एडेड. ठीक है. तो बताओ यहाँ वॉल्यूम बच्चों 500 प्लस V हो जाएगा. लेकिन मिलीमोल्स बच्चों HCl के क्या रहेंगे? 200 ही रहेंगे. ये बात किस किस को समझ में आ गई? बस ये सेंटेंस है तुम्हारा क्वेश्चन. 2 सेकंड का है. पानी के एडिशन से कभी भी मिलीमोल सॉल्यूट के अफेक्ट नहीं होते. बस पानी वॉल्यूम को बढ़ाएगा. किसको बढ़ाएगा? ओवरऑल वॉल्यूम. वॉल्यूम.
सर ये कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कर देंगे, डिस्कनेक्ट हो गया था। वाटर का एडिशन जब भी हम करेंगे तो बस वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा, सॉल्यूट के मोल्स मास मिलीमोल्स चेंज कभी नहीं होंगे। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एक डाइल्यूट कर दो 1.4 मोलर HCl को 0.1 मोलर HCl में कन्वर्ट कर दो पानी मिला के, ठीक है, तो आप कहोगे कि पानी मिला तो दें लेकिन मिलीमोल्स HCl के जितने यहाँ थे उतने ही यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मतलब यहाँ अगर 500 इंटू 0.4 मिलीमोल्स थे तो यहाँ भी यानी 200, तो यहाँ भी 200 मिलीमोल्स होंगे। बट वॉल्यूम बच्चों कितना हो चुका होगा? 550। बोलो सर 500 प्लस वॉल्यूम कितना हो चुका होगा? 500 plus V. 500 प्लस 500 plus 3. ठीक है। अब बताओ यहाँ फाइनल मोलैरिटी कितनी करनी है अपने को? 0.1। ये किस किस को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू फाइनल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा बच्चों 2000, V आ जाएगा 1500। मतलब आपको 1.5 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। और अगर वो ये कह दे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो फिर आपका आंसर 2000 ml होगा कि नहीं? Yes, sir. पानी मिला के कितना सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा अपने को? टोटल 2000 ml 500 plus 1500. इसको हाँ, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत गलती होती है, जल्दबाजी की मिस्टेक्स, ठीक है। मैं अभी देता हूँ क्वेश्चन और करना जरा। एक मिनट वो लाइन दिखा दीजिए सर जो आपने लिखा था। ट्राई करें। सर वाटर की मोलारिटी क्या है? वाटर की मोलैरिटी, वाटर के लिए मैंने क्या बताया? वाटर
मोलैरिटी तो H2SO4 की होगी ना, सॉल्यूट की। वाटर तो सॉल्वेंट है। ओके सर। सुहानी आंसर बताओ। सर 300 ml। यस। Yes, sir. कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपने को। अपने को तो एक ही चीज आती है कि पानी मिलाने से मिलीमोल्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है, बट वॉल्यूम टोटल ऐड हो जाएगा। तो बताओ यहाँ बच्चों, H2SO4 के कितने मिलीमोल्स थे? 60. 60 सबका आ गया। अब बताओ H प्लस के मिलीमोल्स कितने मिलेंगे? 120. 120। तो अब बताओ मुझे H प्लस के मिलीमोल्स यहाँ पे कितने कैरी फॉरवर्ड करूँ? 120 सॉरी 120। तो फाइनल मोलैरिटी आपको यहाँ पे अगर लिखनी है तो मिलीमोल्स वही कैरी फॉरवर्ड कर लें, टोटल वॉल्यूम बस बढ़ा दें, और इस चीज को आपको कितना करना है बच्चों? फाइनल मोलैरिटी को 0.2 करना है। तो अब बताओ 120 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 300 प्लस बी, यानी आया सबको समझ में? Yes, sir. फिर से बता दो। सर हाँ बोलो। सर इसमें H2O के नहीं ऐड होंगे H प्लस आयंस? नहीं बेटा, वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक चैप्टर आएगा धीरे धीरे धीरे, दिसंबर तक आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। इसके बाद आएगा गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट के बाद थर्मोडायनेमिक्स, फिर केमिकल इक्विलिब्रिया, और फिर आयनिक। आयनिक में पढ़ाया जाएगा वाटर इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि उसमें से प्योर अगर हम करंट पास करना चाहें तो करंट भी पास नहीं होता, क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं होते, ठीक है। तो वहाँ अगर वहाँ ये पढ़ाया जाएगा, देखो हो सकता है किसी ने सुना भी हो कि प्योर वाटर में आयंस की मोलैरिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो इतना छोटा होता है 10 की पावर -14। तो बताओ H प्लस और OH माइनस की मोलैरिटी नेग्लिजिबल है कि नहीं, मतलब आयंस है ही कहाँ? समझ में आया? यस सर। फिर तभी इलेक्ट्रोलिसिस में इसमें H2SO4 डालते हैं, पैड आयंस। थोड़े आयंस मिलाने के लिए कॉपी सॉल्ट या और पीएच को एसिडिक। एक मिनट क्वेश्चन नोट कर ले लीजिए। मैं पहले समझा तो दूं, तुम पूछ रहे थे कि आ गया समझ में, बताओ। नहीं सर बता दीजिए। हाँ, ये बताओ H2SO4 के मिलीमोल्स कितने हैं बेटा? सर 60। 60। H प्लस कितने मिलेंगे? पानी से कितने मिलेंगे H प्लस? 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मिलीमोल्स लिख दूं प्लस के? यहीं से कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पे लिख दो बस। यहाँ से लेना ही नहीं है आपको आयंस, ना H प्लस लेने, ना OH माइनस लेने, ना सल्फेट लेने, ना क्लोराइड लेने, कभी कुछ लेना ही नहीं है यहाँ से आयन, बस नीचे का वॉल्यूम लेना है यहाँ से। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन कल वाले टेस्ट में होंगे? शायद नहीं है, इस टाइप के नहीं है, नहीं है, नहीं है बेटा। क्या हुआ? ओके सर। तुम क्लास छोड़ के जा रहे हो क्या? नो सर। अच्छा, नहीं है, क्वेश्चन है ही नहीं, इनफैक्ट कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है सर टेस्ट में। हाँ, स्टोइक्यूल है।
चल नेक्स्ट टेस्ट में दे देंगे कंसंट्रेशन, है ना? सर टेस्ट आपने बनाया? हाँ चलो ये बताओ कि एक्चुअली मेरे को ये लग रहा था कि मैं पता नहीं कितना कंसंट्रेशन टर्म हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर तो पहले बन जाते हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा कि कंसंट्रेशन टर्म पता नहीं कितना हो पाएगा, कितनी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, तो इस वजह से मैंने रखा नहीं है। कोशिश करी थी एक दो रखने की, वो भी या तो किसी और बैच में नहीं हुआ होगा इसलिए वो भी हट गए हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी किसी के भी क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। स्टोइकियो पे ढंग से दे दो एक टेस्ट, फिर अगला ढंग से पूरा इस पे दे देना, इस पे और ऑक्सीडेशन नंबर डाल देंगे अगले टेस्ट में। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। सर रिडॉक्स रिएक्शंस? हाँ, बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन। सर इक्विवेलेंट वेट पढ़ाएंगे ना इसमें? हाँ उसमें पढ़ा दूंगा इक्विवेलेंट वेट। फाइन, ये हो गया। अब जरा उस बात पे आते हैं बेटा, अब एक इस टाइप के क्वेश्चन और करा दूं, जरा तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। सर इस चैप्टर में आप Q इक्वल्स टू ZIT पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, पढ़ो। ये बताओ आपको मोलैरिटी Na+ की दी है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये बताओ Na+ के मिलीमोल्स या मोल्स सीधे, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स निकाल लें। यस सर। कितने हैं सॉल्यूशन में? किस किस को बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, Na+ के मोल्स आपके पास इतने हैं सॉल्यूशन में। अब ये बताओ, यहीं पे कुछ लोग कलाकारियां शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे गिवन मास निकाल लेते हैं Na+ का इंटू 23 करके, ठीक है, फिर वहाँ फिर ढूंढते रहते परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अब समय आ गया है कि Na2CO3 को आयनाइज कराने का। यस सर। और अब ये बताओ, स्टोइकियोमेट्री हमने पढ़ी ली है डिटेल में, कि अगर मुझे इसके 0.8 मोल्स प्रोड्यूस कराने हैं तो मुझे इसके 0.4 मोल्स इनिशियली लेने पड़ेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। बोलो। ठीक है, यस सर। तो ये बताओ कि अगर 0.4 मोल्स प्रोड्यूस कराने हैं तो गिवन मास ऑफ Na2CO3 कितना मेरे को लेना पड़ेगा? 46 और 6 106 4 6 जा 24। किस किस को समझ में आ गया? मतलब आप क्वेश्चन को में अगर आयन की मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है, तो आप उसके अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि आयंस की मोलैरिटी दी है तो आयंस का ही मास निकाल लो तो गलत हो जाता, ठीक है। इस आयन की मोलैरिटी के हेल्प से आप इसकी मोलैरिटी निकालो। बताओ, इसकी डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसकी अगर 0.4 मोलर है
तो ये 0.2 मोलर होगा कि नहीं? Yes, sir. ये अगर 0.2 मोलर होगा और ये 2 लीटर है, तो बताओ Na2CO3 के मोल्स आ गए ना 0.4? मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो मोल्स आ गए तो मास आ जाएगा। तो मतलब आप आयंस की मोलैरिटी अगर दी हो तो खींच के क्वेश्चन इसके टर्म्स में ले जाओ। सर हाँ सर वो 0.2 मोलर कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? देखो Na प्लस डबल मोल मिलते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अगर ये 0.4 मोल मिल रहे हैं 2 लीटर में, तो इसके कितने मोल रहे होंगे 2 लीटर में? डबल मिलते हैं बेटा, Na प्लस डबल मिलते हैं इससे। तो इसके अगर 0.4 मोल मिल रहे हैं तो इसके कितने मिलेंगे? सर 0.2 0.2 होंगे ना इसके। बताओ। यस सर। ठीक, अब वो कंफ्यूजन खत्म करें सॉल्ट और सॉल्ट का। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन कर दो जरा। सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। सर थोड़ा सा नीचे। अच्छा, करो। यहाँ पे वाटर का कोई रोल तो होगा नहीं, वो ऐसे ही डाला हुआ है। वाटर का क्या होगा नहीं, वो तुम बताओ मुझे, बल्कि नहीं होगा ना सर। तो किस 0.35 हो एम। किस चीज में रोल पूछ रहे हो बताओ? 0.35. चलो ये बताओ, HCl के मिलीमोल्स कितने हैं मेरे पास? जल्दी बताओ। 125 120 H प्लस के कितने मिलेंगे? 125 H2SO4 के बच्चों मिलीमोल्स कितने? 200 200 H प्लस के कितने मिलेंगे? 400 400 400। यहाँ से H प्लस के कितने मिलीमोल्स मिलेंगे? 525 0। ठीक है, पानी से ओवरऑल 525।
overall total millimoles of H plus 125 525 400 plus 0 यानी 525। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम बच्चों 1500 1500 ml। वेरी गुड। H plus की मोलैरिटी 525 upon 1500 0.35। सबको आया समझ में? यस सर। ठीक, अब सर ऊपर का दिखा दीजिए सर। हाँ लो, हाँ सर, सर थोड़ा नीचे सर। सर और नीचे का सर दिखा दीजिए सर। डन सर। ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने बताया था सॉल्ट मिलाए गए। ठीक है, assume no precipitation। ठीक, एक बार तो बेटा बिना रिएक्शन के फटाफट करता जा रहा हूँ मैं, और एक बार मैं रिएक्शन लिख के करूंगा तुम्हारी तसल्ली के लिए। ठीक है, जल्दी से बताओ NaCl के मिलीमोल्स। 100 100 लिख दूं? यस सर। ठीक, अब कैल्शियम सल्फेट के बताओ बच्चों। 120 120 लिख दूं? अब ये बताओ Na प्लस की फाइनल मोलैरिटी उसके टोटल मिलीमोल्स बट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम तो 800 हो गया। किस किस को समझ में आया? यस कैल्शियम आयन की फाइनल मोलैरिटी उसके टोटल मिलीमोल्स एक ही जगह से 120 upon 800। 800 ठीक है, सल्फेट आयन के मिलीमोल्स और क्लोराइड आयन सब चीजें एक ही जगह से मिल रही थी, तो हम ऐसे करते चले गए। सबको आ गया समझ में? अब यस सर। अगर तुम कहते हो कि नहीं सर मैं तो रिएक्शन ही लिख डालूंगा क्योंकि मेरी स्टोइकियोमेट्री बहुत बढ़िया है, तो और मैं तो तरीके से करूंगा। ठीक है, तो लो मैं तरीके से कर देता हूँ। तो ये बताओ ये रिएक्शन बैलेंस कर ली मैंने? बोलो। यस सर। अब बताओ
अब बताओ NaCl के मिलीमोल नीचे मिलीमोल 100 लिख लूं Yes, sir. और इसके मिलीमोल 120 लिख लूं, Yes, sir. Yes, sir. के 00 लिख लूं, इसको 2 से डिवाइड कर लूं और इसको 120 को 1 से डिवाइड कर लूं। अब बताओ छोटी वैल्यू 50 है, उसे 0 कर दूं, इसको 120 माइनस 50 कर दूं और यहाँ 50 लिख दूं और यहाँ इंटू 1 लिख दूं। तो बताओ इसके कितने मिलीमोल्स बचेंगे? 70। इसके कितने बने? 50। इसके कितने बने? 50। इतना किस किस को समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक। अब कैल्शियम सल्फेट को बच्चों आयनाइज करवाना पड़ेगा। क्या NaCl को आयनाइज कराने की जरूरत है जब वो बचा ही नहीं है तो? पर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट तो बचा है ना बच्चों? यस सर। कितने मिलीमोल्स बचे हैं? 70। ये सही है। किसी का माइक ऑन है? ये बताओ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये बताओ CaCl2 का 50 0 0 0 50 100 ये लिखना कहाँ सही है? सबको आया समझ में बच्चों? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Na2SO4 के लिए Na2SO4 के बच्चों कितने बने? 50। वेरी गुड। ये 100, ये 50 लिख दूं। अब बताओ Na प्लस की मुझे बताओ Na प्लस कहाँ से मिल रहा है? सिर्फ So third reaction. से बोलो। यस सर। 100 डिवाइडेड बाय 800। यस सर। कैल्शियम आयन की मोलैरिटी जल्दी बताओ। 70 + 50/800। यस 70 + 50 पकड़ लिया है अब तुमने बात, ठीक है। 120/800 बताओ 120/800 ही आ रही थी कि नहीं? Yes, sir. 100/800 आ रही थी ना, ठीक है। अब बताओ सल्फेट आयन की मोलैरिटी। सल्फेट एक जगह से मिल रहा है कि दो जगह से मिल रहा है? दो जगह से। दो जगह, 70 और 50। यस सर। और बताओ जिसकी चाहो उसकी निकलवा लो। क्लोराइड आयन 100/800। कितना मिल रहा है बच्चों? 100। 100. ठीक है। तो कोई टेंशन मत लेना, बिना रिएक्शन के करना। हो सकता है वो 2 नहीं 3 सॉल्ट मिलाएगा। तो ये बताओ 3 सॉल्ट अगर मिलाएगा तो फिर क्या करोगे रिएक्शन लिख के? फिर कैसे करोगे? किसी भी 2 की रिएक्शन लिखोगे क्या? तीसरे को क्या मान लोगे? तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। किस किस को बात समझ में आई? यस सर। यस सर। कोई कुछ कह रहा है बहुत धीरे से। तो सेकंड वाले मेथड से ज़्यादा टाइम लग रहा है। हाँ टाइम लग रहा है, बिना बात का फालतू है वो, ठीक है। वो तरीका जरूर करना, बट कब? जब क्या हो रहा हो किसी सॉल्ट का? प्रेसिपिटेशन हो रहा हो। अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा हो बच्चों तो फिर क्या करना? सपोज करो मैं कह दूं कि Na2SO4 प्रेसिपिटेट्स आउट, ठीक है। तो इसके ये जो मैंने मोल्स यहाँ पे 50 बनाए ना, इसके 0 लिख देना, क्योंकि सॉल्यूशन में नहीं है ये, तो पीपीटी आउट है, प्रेसिपिटेट हो गया है। इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन सॉल्यूशन, तो मतलब मोलैरिटी इसके कारण नहीं होगी। किस किस को बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। इफ एनी ऑफ द सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स आउट, तो इसके जो मिलीमोल्स पहले बना लेना सारे, फिर उसके नीचे उस प्रेसिपिटेट वाले को 0 लिख लेना, क्योंकि उसके आयंस अब सॉल्यूशन में फ्री फ्लोटिंग नहीं होंगे, बिकॉज दे हैव बीन सॉलिडिफाइड। दे आर नॉट, it is not now electrolyte which is ionized in water. ये अब ऐसे जाएगा ही नहीं, इनफैक्ट वो तो सॉलिड बन चुका है। किस किस को बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। सर अगर 3 रिएक्टेंट्स होंगे तो फिर थर्ड वाले को क्या करेंगे? तो मैं कह तो रहा हूँ रिएक्शन लिखनी कहाँ है अब तुम्हें सिर्फ। और अगर प्रेसिपिटेट हो रहा होगा तो फिर 2 ही रिएक्शन का 2 ही सॉल्यूट्स का सिस्टम होगा। ओके चलो कर लो। फाइन। परसेंटेज प्योरिटी बता दीजिएगा इसको। अच्छा
परसेंटेज प्योरिटी। देखो सपोज करो मैं ये कहता हूँ कि एक क्वेश्चन था कि द मास ऑफ 70% H2SO4 required for complete neutralization of 80 ग्राम NaOH। ठीक है, तो आप रिएक्शन पहले लिख लो, अभी प्योरिटी पे ध्यान ही मत दो, आप तो ये निकालो कि इसके आपको 2 मोल कंज्यूम कराने हैं कि नहीं। Yes, sir. तो बताओ H2SO4 के कितने मोल आपको रिक्वायर्ड होंगे। 2 के लिए 1 रिक्वायर्ड होता है ना, बैलेंस रिएक्शन है ये। Yes, sir. ठीक है, तो एक्चुअल मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे 1, 2 के लिए 1। ठीक है, तो मास कितना रिक्वायर्ड होगा 98 ग्राम। 98 ग्राम। बट ये बताओ वो उसने मास H2SO4 के सैंपल का पूछा है और वो सैंपल 70% ही सिर्फ प्योर है। ठीक है, तो अगर मैं वो सैंपल x ग्राम लेता हूं तो बताओ x का 70% मुझे 98 मिलेगा कि नहीं। यस सर। तो यहाँ से ये इम्प्योर सैंपल का वेट आ जाएगा कि भैया इंडस्ट्री में अगर मुझे 98 ग्राम प्योर H2SO4 चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में तो H2SO4 इम्प्योर ही आएगा, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा मंगा लूं उसे। कितना ज्यादा मंगा लूं बेटा, जिससे मेरे को 98 तो प्योर मिल ही जाए, इतना ज्यादा मंगा लूं। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में। Yes, sir. ये परसेंटेज प्योरिटी का रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला। फिर से एक रिपीट बार कर फिर से देता बता हूं। दीजिए। मैंने ये कहा कि 98 ग्राम तो मुझे H2SO4 चाहिए ही चाहिए, तभी मैं 80 ग्राम NaOH को खत्म कर पाऊंगा। ठीक बात। लेकिन ये 98 ग्राम मुझे चाहिए किसी सैंपल से, और वो सैंपल में सिर्फ 70% ही H2SO4 आ पाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये सैंपल मुझे 98 से बड़ा ज्यादा वेट का लेना चाहिए कि कम वेट का लेना चाहिए। तो तुम कहोगे कि सर 98 से ज्यादा लेंगे तब जाके 90, क्योंकि वो उसमें सिर्फ 70% ही H2SO4 है, तो तब जाके आपको 98 प्योर मिल पाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो ज्यादा वाला x ग्राम लेना पड़ेगा मुझे। तो तुमने कहा कि सर अब x का 70% कर दो अब, और उसको 98 से इक्वेट कर दो, और ये x निकाल लो। अब ये मास इम्प्योर सैंपल का होगा। किसका होगा? Impure sample. नहीं तो आई बाकी बात समझ। 30% क्या impurities है? बाकी जो भी है उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज ही होंगी और क्या होगा। Okay, sir. सर स्टार्टिंग से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इस क्वेश्चन को यस सर, सर डिस्कनेक्ट हो गया था, क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया। अच्छा चल सुनो, उसने कहा कि 80 ग्राम NaOH मुझे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है बच्चों, तो कितना सैंपल लेना पड़ेगा। मास ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड which is 70% pure for H2SO4 for complete neutralization of 80 ग्राम NaOH। तो बताओ 80 ग्राम NaOH को पहले मैं 80/40 को 2 मोल NaOH मुझे न्यूट्रलाइज कराने हैं, तो 1 मोल H2SO4 की रिक्वायरमेंट होगी बैलेंस रिएक्शन से। ठीक है, इसका मतलब मेरे को 98 ग्राम H2SO4 चाहिए ना 80 ग्राम NaOH खत्म करने के लिए। लेकिन ये 98 ग्राम ये तो सर एक प्योर। बार रिपीट कर दीजिए। देखो, अगर मुझे 80 ग्राम NaOH न्यूट्रलाइज कराना है तो मुझे 2 मोल NaOH न्यूट्रलाइज कराने हैं। ये सब बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, चलो मैं 80 भी नहीं, तुम्हारे लिए 160 कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा और समझ में आ जाए। 160 ग्राम NaOH न्यूट्रलाइज कराना है। अब बताओ मुझे कितने मोल न्यूट्रलाइज कराने हैं बेटा NaOH के? तो 4। चल ठीक, मैंने यहाँ लिया 4। अब मुझे ये बताओ कि मुझे H2SO4 के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे बेटा? 2 के लिए अगर 1 रिक्वायर्ड है तो 4 के लिए, 2 के लिए अगर 1 रिक्वायर्ड है तो 1 के लिए बच्चों हाफ, और 4 के लिए
2। ये बात किस किस को समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब मास ऑफ H2SO4 बेटा कितना रिक्वायर्ड होगा मुझे? प्योर की बात हो रही है, प्योर की, अभी इम्प्योरिटी की बात ही नहीं करी। 2 × 98 196 ग्राम H2SO4 मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अब तुम बन गए इंजीनियर, ठीक है, तुम किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो पत्थर आ रहे हैं H2SO4 के, जो रॉक्स आ रही हैं, जो ओर आ रहा है, उसमें सिर्फ 70% ही H2SO4 आता है। ठीक है, तो तुम ये बताओ, अगर तुम कहोगे कि 196 ग्राम H2SO4 तुम्हें चाहिए, तो तुम इस रॉक को कॉमन सेंस से बताओ, ज्यादा मंगाओगे कि कम मंगाओगे? 196 ज्यादा मंगाओगे ना। ठीक है, तो तुमने कहा चलो लेट इट बी कि मैंने x ग्राम इम्प्योर मंगा लिया, तो x ग्राम का 70%, फिर मैं जब करूंगा तो x ग्राम का 70% मुझे, ये तो मास प्योर H2SO4 का मिलेगा ना? यस सर। ठीक है, और ये x किसका मास है बच्चों? प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल का। ठीक बात। अब ये, लेकिन मुझे मास कितना चाहिए? इससे कम में मुझे काम नहीं चलेगा। 196, तो बताओ सैंपल मुझे कितना मंगाना पड़ेगा? ये आ जाएगा 196 × 100/70। यस समझ में? चलो, मैं इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में शीट में भी है और एक बार डिस्कस हो चुका है, बट फिर भी हमारा रिवीजन हो गया थोड़ा। ये क्वेश्चन करो बेटा। सर 21/50। एक सेकेंड, क्वेश्चन देखो। ये है बेटा। So 0.7. 7. 0.7. 2.6. बताओ NaCl के 60 मिलीमोल है कि नहीं? So 1.2 है कौन सा? तो क्लोराइड के यहाँ कितने मिलेंगे बच्चों? 60। ठीक है, अच्छा AlCl3 के कितने मिलीमोल्स हैं? 80। इसके कितने मिलेंगे?
240. ठीक। CaCl2 के कितने मिलीमोल्स हैं? 150. 500 into 0.3 150. इसके कितने मिलेंगे? 300. क्लोराइड आयन टोटल मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम बच्चों 1000 हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 0.6 आ रहा है बेटा, देख लो, चेक कर लो, मेरी कोई गलती तो नहीं हुई। Yes sir, मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर 0.60 लिया। आ रहा है। यही आ रहा है ना? Yes sir, मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया। अच्छा, 80 240 60 300 150 इंटू 300 600 बटे 1000। सही है, सबको समझ में आ गया? हाँ Yes sir. Yes sir. एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। लो, थैंक यू सर। सॉल्यूशन देखना है? सर आगे। ठीक। सर आप एक बार वापस से बता सकते हैं कल केमिस्ट्री कहाँ तक आएगा? क्या चीज? कल बेटा स्टोइकियोमेट्री तैयार करके जाओ और टाइम Okay, लगाना। क्वेश्चंस थोड़ी की क्वालिटी बेटर है ना? तो तुम्हें Okay, लगेगा जेई मेन से ऊपर की स्टोइकियोमेट्री है, तो टाइम लगाना, घबराना मत, ठीक है? हो सर एक जाएंगे। क्वेश्चन को कितना टाइम दें? और हाँ, एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट दे सकते हो आराम से, ठीक है? सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा। हाँ, क्योंकि कुछ तो बिल्कुल ही आसान होंगे। सर एक बार पैरेलल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? पैरेलल रिएक्शन में देख लो क्या होता था। सपोज करो उसमें हमेशा ये होता था कि हमने सपोज करो 0.65 मोल्स ऑफ Fe लिए, है ना, या 1 मोल ऑफ Fe लिए और 0.65 मोल ऑफ O2 लिए। हमेशा उसके क्वेश्चन में क्या होगा पैरेलल में कि वो क्योंकि रिएक्शन अलग अलग होंगी तो वो हमें मौका देंगे कि उस पैरेलल रिएक्शन में सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, ठीक है? क्योंकि अगर ये एक साथ बनते तो ये बताओ हो सकता है कोई रिएक्टेंट एक्सेस में बचा रह सकता था कि नहीं? Yes, sir. इसको बात Yes sir. ठीक है। अब लेकिन अगर मैं पैरेलली उन्हें अलग अलग रिएक्शन के थ्रू बनाऊंगा और ये मानूंगा कि एक मोल में से ए मोल यहाँ रिएक्ट करेंगे तो बचे हुए मोल यहाँ रिएक्ट करेंगे और खत्म हो जाएंगे, तो फिर तो उसका बचना नामुमकिन है कि नहीं रिएक्टेंट का किसी भी? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आई? लेकिन अब या तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें कि रिएक्शन बैलेंस करें और फिर ये देखें कि एक 2 मोल के लिए 1 मोल यूज हो रहा है तो 1 के लिए हाफ और ए के लिए A/2, तो A/2 मोल तो ऊपर O2 का रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे देखें जरा, 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3, तो 4 मोल के लिए 3 मोल, एक के लिए 3/4, तो 1 माइनस ए के लिए बच्चों 3/4 इंटू 1 माइनस ए। ये बात किस किस को समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ये और ये खत्म करने हैं और ये भी खत्म करने हैं, ठीक है, तो ये बताओ ये a प्लस 1 माइनस ए तो खत्म होना ही है, तभी तो मैंने Yes, उसी sir. हिसाब से लिया। बोलो, तो अगर मुझे A/2 प्लस 3/4 इंटू 1 माइनस ए मैंने सारा 0.65 कर दिया, तो मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि O2 भी नहीं बचेगा। अब ये किस किस को बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. सर सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, एक बार रिपीट कर देते हैं। ये बताओ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को एक ही रिएक्शन में बैलेंस करके और तरीका लगाता कि नहीं मैं तो एक में ही करके दिखाऊंगा,
ठीक है आज, ठीक है। तो तुम वहां पे एग्जाम में ये कंफ्यूज हो सकते हो, आईआईटी ऐसी वैल्यू देगा कि कोई ना कोई रिएक्टेंट एक्सेस में बचा रह जाएगा, और वो क्वेश्चन में ये जरूर लिखेगा कि एज्यूमिंग ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो फिर वहीं तुम स्टक अप हो जाओगे कि इसका मतलब ये तो फंस गए, एक रिएक्शन में तो ये बन नहीं रहे, इसका मतलब ये अलग अलग पैरेलल रिएक्शन के थ्रू बन रहे होंगे और कुछ मोल FeO बना रहे होंगे Fe और O2 के मिलके, तो रिमेनिंग सारे मोल Fe2O3 में चले जा रहे होंगे, ठीक है। यही एक रास्ता है, तभी मैं Fe और O2 खत्म कर सकता हूँ, और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि एक साथ बनने में कोई ना कोई रिएक्टेंट बच रहा है। ये बात किस किस को समझ में आई? यस सर। बोलो। यस। अब अगर मेरे पास बेटा 1 मोल टोटल है और मैं A मोल ये मान लूं कि पहली रिएक्शन में A मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो नीचे वाली रिएक्शन में कितने मोल रिएक्ट करेंगे जल्दी बताओ? बचे हुए कितने? 1 माइनस A होंगे ना, ठीक है। अब ये दोनों खत्म कर दो, मतलब 1 मोल पूरा कंज्यूम कर दो, क्लियर है? ठीक। अब 2 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो 1 के लिए आधा, तो A के लिए A/2, 4 के लिए 3, तो 1 के लिए 3/4, तो 1 माइनस A के लिए 3/4 इंटू 1 माइनस A। इसको भी पूरा खत्म अगर करना है तो इसका मतलब दिस प्लस दिस शुड बी 0.65। बोलो। yes, ये भी नहीं बच रहा Yes, ना, sir. ये भी नहीं बच रहा, तो इसका मतलब ये भी पूरा आयरन के लिए खत्म हो जा रहा है, ये भी दोनों 0-0 हो जा रहे हैं। अगर ये बचा रह जाता तो क्या बताओ मैं दिस प्लस रिमेनिंग भी मुझे लिखना पड़ता ना, यस सर। ठीक है। और ये रिमेनिंग अगर 0 है तो मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ कि नहीं? अब यस सर। ठीक है, यहाँ से मैं A निकाल लूँ, A आ जाएगा तो बस इसके मोल आ जाएंगे, इसके मोल आ जाएंगे। अब वो क्योंकि ये दोनों ही खत्म हो रहे हैं तो आप FeO Fe से भी बना सकते हो और O2 से भी बना सकते हो। वैसे मैंने क्या बता रखा है, प्रोडक्ट लिमिटिंग से बनाने को बता रखा है कि नहीं? बोलो। लेकिन यहाँ तो दोनों ही खत्म हो रहे हैं, दोनों खत्म हो रहे हैं, तो आप किसी से भी बनाओ, आंसर सेम आएगा कि नहीं? यस ठीक है। कैसे? 2 से 2 तो A से A, 1 से 2 तो A/2 से, बोलो कितना? 1 से 2 तो A/2 से 1 A, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि कहाँ इस झंझट में पड़ोगे, कहाँ मैकेनिज्म निकालोगे रिएक्शन का कि वो एक सिंगल रिएक्शन के थ्रू हो रहे हैं, बन रहे हैं कि एक पैरेलली बन रहे हैं। जैसे ही तुम ये पढ़ो कि रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, POAC लगा दो, POAC में परफेक्ट है हम लोग, ठीक है। Fe प्लस O2 लिखो और FeO बनाओ और Fe2O3 बनाओ। ना तो बैलेंसिंग की जरूरत, ना तुम्हें मैकेनिज्म ऑब्टेन करने की जरूरत कि दे आर बीइंग फॉर्म्ड इन अ सिंगल रिएक्शन और दे आर बीइंग फॉर्म्ड पैरेलली। तुम तो बस 1 पहले Fe पे POAC लगाओ, 1 into moles of Fe equals to 1 into moles of FeO plus 2 into moles of, फिर O2 पे मोल लगाओ, 2 into moles of O2 is equal to 1 into moles of FeO plus 3 into moles of Fe2O3। काम खत्म, सॉल्व कर लो, खत्म, आंसर आ जाएगा, टेंशन फ्री। सर एग्जाम में POAC से ही करेंगे? एग्जाम में POAC से करेंगे हम, इससे कभी नहीं करेंगे, इससे स्टक अप हो जाएंगे, कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। सर इससे आपने जो फाइनल इक्वेशन लिखी इससे बस A की वैल्यू आ जाएगी? हाँ, इससे A की वैल्यू आ जाएगी, इससे सही है। सर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है? नहीं, उसमें दोनों में ही दोनों खत्म हो रहे हैं, तो बेटा कोई लिमिटिंग है ही नहीं। उसका भी 1 मोल मुझे पूरा खत्म कराना है और O2 का भी 0.65 मोल, या जिसके जितने मोल है सबके पूरे खत्म कराने हैं। तो मैं क्वेश्चन, हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता था, याद करो मैंने ऐसे भी बताया था कि अगर मैं यहाँ A मोल्स मान लूं तो बताओ यहाँ कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे?
2A खत्म कर दो, इसे भी खत्म कर दो, ठीक है। 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3। यहाँ फिर 0.65 माइनस A मोल बचेंगे, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ 4/3 into 0.65 माइनस A रिक्वायर्ड होंगे। अब बताओ कि इसे भी खत्म करना है अगर, तो 2A plus 4/3 into 0.65 minus A Equals 1. यहाँ से A निकाल लो, उससे भी आंसर सेम आएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। बट इसके बाद भी मैं रिकमेंड करूंगा POAC, क्योंकि मैं POAC शुरुआत से इस कॉन्सेप्ट के लिए लेके चला था कि तुम्हें इसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे पता था सिंगल रिएक्टेंट, मोर देन वन रिएक्टेंट तुम बिना POAC के भी कर सकते हो। बहुत से टीचर्स हैं नहीं पढ़ाते POAC, क्योंकि वो उतना डेप्थ में नहीं जाते, ठीक है, सीधे सीधे बताते हैं लिमिटिंग के क्वेश्चंस और काम खत्म IIT में। लेकिन यहाँ IIT में जाके तुम क्वेश्चन में फंस जाओगे, या फिर पैरेलल से करोगे तो फिर तुम्हारे लिए वो बात नहीं आएगी, रटने वाली बात हो जाएगी। सर बोलो सर, एक बार क्वेश्चन बता देंगे किस तरह से पूछेंगे? अरे क्या पूछना चाह रहे हो? ये केस 2 बेटा नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे। रिएक्शन वाला सिस्टम आज हमने ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, ठीक है। तुम होमवर्क वही है, वो अगला वाला सेक्शन मोलैरिटी का, जिसकी मर्जी है वो करे, लेकिन मेरा पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे मैं पहले ये खत्म करूंगा, मेरे को लगेगा आधा घंटा लगेगा, ठीक है। उसके बाद पूरा डिस्कशन ही डिस्कशन होगा, जितना भी पुराना पेंडिंग होमवर्क है। एक तो ऑब्जेक्टिव का होमवर्क पेंडिंग है, बोलो। यस सर। और सब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन जो पिछली बार मैंने लिखे थे 20, 21, 22, वो 3। केस 2 भी बहुत सिमिलर ही होगा 1 से, बस उसमें इक्वेशन लिख के करेंगे जैसे उसमें किया इक्वेशन लिख के करेंगे, या तुम लोग कर सकते हो वैसे। यस सर। चलो फिर आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ। ओके सर। हाँ बोलो। सर जेई में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से नहीं क्वेश्चन आते? जेई में तो बेटा मैंने आज तक नहीं देखा। तो सर हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे? ऐसा कर लेते हैं कि अभी हो जाए ऑक्सीडेशन नंबर और सब चीजें हो जाए, फिर आधा घंटा लगेगा मुझे कराने में, कुछ है ही नहीं उसमें। हाँ सर, तो बस थ्योरी है सर। थ्योरी है कि अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर मेरे को CO2 है ना, CO2 किसी भी तरीके से प्राप्त हो, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 12:32 फिक्स्ड रेशो रहेगा। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ठीक है, चाहे मैं इसे किसी भी रिएक्शन से ऑब्टेन करूं। मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि अगर दो रिएक्टेंट्स ये भी बना रहे हैं, ठीक है, और ये भी बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसका मास फिक्स कर दूं, ठीक है, तो जितना मास इसके लिए कंबाइन करेगा N2 का ये बनाने में, और जितना मास ये बनाने में N2 का इसके फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेगा, वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होंगे। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है। जेई में थ्योरी से कोई क्वेश्चन आता है ना, इसमें मोल कंसेप्ट में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता। मोल के अलावा और किसी चैप्टर से? हाँ हाँ बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक का पार्ट है ना? हाँ इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बट है उसमें भी न्यूमेरिकल है ना, तो इसलिए बहुत लोग उसे फिजिकल भी बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो वगैरह निकालना आ गया है ना तुम लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की चीजें तो वापस 12th में मॉडर्न फिजिक्स में भी आती है। हाँ वापस आएंगी मॉडर्न में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। हाँ हाँ हाँ। केस 2 रिएक्शन टेक्स प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलो आराम से टेस्ट करना, घबराना मत बिल्कुल, 1-2 क्वेश्चन ना हो, करते रहना, ठीक है। अपने को ये बताओ 50%
ला के सेलेक्ट हो जाते हैं कि नहीं बच्चे? 60% वाले बहुत अच्छी रैंक ले आते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि हम कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन हो जाए, सीरियल वाइज पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, वहीं हम मार्क खा जाते हैं कंपटीशन में। चलो ओके, थैंक यू सर। 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 सर हाँ बोलो। सर किसी पेपर में जैसे पहला सेक्शन, पहले सब कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? सिंगल करेक्ट वाला। आईआईटी के लिए बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पे। आईआईटी में आते हैं जैसे बड़े सर अभी कल में कौन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स? सब्जेक्ट केमिस्ट्री ओके सर। और सेक्शन सिंगल करेक्ट। मोर देन वन वाला कभी मत उठा लेना, ठीक है? सर इंटीजर टाइप में भी थोड़ा टाइम। कभी नहीं, सिर्फ सिंगल करेक्ट पहले। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर।